नमस्कार एमपी अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। एक बार फिर से वो घटना हुई है, एक बार फिर से एक जान फंसी हुई है बोरवेल के भीतर। बोरवेल ने उसे खुद ब खुद नहीं निगला बल्कि खुला छोड़ दिया गया था इस बोरवेल को, जिसकी वजह से बोरवेल का शिकार बन गया ये मासूम बच्चा। 7 साल का ये बच्चा है जिसका नाम लोकेश, और घटना हुई है विदिशा के लटेरी में जहां पर बच्चा गिर गया है। 7 साल इसकी उम्र है, बच्चे का नाम लोकेश, जो गिरा है बोरवेल में। इसको निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, बच्चे को ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है, कैमरा पहुंचा दिया गया है भीतर ताकि नजर रखी जा सके। एनडीआरएफ की टीम मौके पर मुस्तैद है, पहुंची हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन जो है इस पर नजर बनाए हुए हैं। 3 तस्वीरें आपको हम दिखा भी रहे हैं। जेसीबी मौके पर पहुंची हुई है और लगातार खुदाई भी कर रही है। एक नहीं 2-3 जेसीबी यहां पर मौजूद हैं। कहा यह जा रहा है कि बच्चा काफी गहराई पर फंसा है। बताया किसी के द्वारा यह भी कहा गया कि करीब 60 फीट पर यह बच्चा फंसा हुआ है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि आखिर एक्चुअल जो डेटा है वो क्या है। अब तक तकरीबन 50 फीट की खुदाई की जा चुकी है और करीब 25 से 30 फीट और गड्ढा खोदा जाएगा। अच्छा, ये होता यही है, जब बोरवेल में बच्चे गिर जाते हैं तो यही उसके पास में एक और समानांतर गड्ढा खोदकर और फिर एक टनल बनाने का काम किया जाता है और फिर वहां से बच्चे को निकाला जाता है। 7 साल का ये बच्चा है। बताया ये जा रहा है कि खेत में गया था दादी के साथ काम करने के लिए और इसी दौरान बंदर आ गए, बंदरों को भगाने के लिए दौड़ा और जाकर पता ही नहीं था कि वहां पर बोरवेल का गड्ढा है, बच्चा उसके अंदर गिर गया। इसके बाद समानांतर टनल बनाने का काम अब होने वाला है और टनल के अंदर कैमरे से बच्चे पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। जो ऊपर से बोरवेल का जो गड्ढा है उससे बच्चे के ऊपर निगरानी रखी जा रही है, ऑक्सीजन वहां पहुंचाई जा रही है। और बड़ी खबर बताते हैं, लोकेश के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। बच्चा फंस गया, जान फंसी हुई है, न जाने कितनी गहराई में कैसा हाल होगा, इसको सोच सोच कर परिवार परेशान है। पूरा गांव इस परिवार के साथ खड़ा हुआ है और बच्चा सलामत रहे इस बात की दुआ की जा रही है। खेत का मालिक जो है इसकी लापरवाही रही और इसकी सजा भुगत रहा है मेरा परिवार, ये परिजन कह रहे हैं। लोकेश बाहर निकल कर आए, सकुशल बाहर निकल कर आए, यही दुआ की जा रही है, प्रार्थना की जा रही है। पहले साड़ी और रस्सी से भी निकालने का प्रयास किया गया था, परिजन ये बता रहे हैं। 15 मिनट तक लोकेश से बातचीत भी होती रही, ये भी चाचा का कहना है। सीसीटीवी से निगरानी रखी गई है, अंदर डाला गया है, कैमरा डाला गया है ताकि बच्चे की जो गतिविधियां हैं उसका ध्यान रखा जा सके। ऐसी स्थिति में यह होता है कि अंदर चिकनाहट भी हो सकती है, पानी भी हो सकता है, तमाम तरीके की बातें होती हैं और ऐसी कंडीशन में बच्चा बहुत ज्यादा अगर मूवमेंट करता है तो हो सकता है कि वो नीचे ना खिसक जाए। इस बात का डर भी सताता है। तो हर बात को, हर पहलू को बड़े ध्यान से एक एक चीज को अध्ययन करना होता है और उसके बाद रेस्क्यू करना होता है और ये बहुत मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन होता है। इसके पहले की घटनाएं हमने देखी, चाहे वो बैतूल का मामला हो या फिर छत्तीसगढ़ के राहुल का, जिसका 100 घंटे से ज्यादा रेस्क्यू ऑपरेशन चला था। हर कोई अब लोकेश की सलामती की दुआएं मांग रहा है और न केवल इस गांव के बल्कि आसपास के गांव के लोग भी अब यहां पहुंचे हुए। आप देख सकते हैं कि ये परिवार वाले लोग हैं, सारे लोग यहां पहुंचे हुए, सब जो है कहीं ना कहीं सलामती की दुआ मांगने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। हमारे साथ उनकी मम्मी है, उनसे बात करते हैं। आप थी यहाँ पर, क्या हुआ था? मैं नहीं थी, घर पे थी। क्या पता चला? दादी थी। कैसे हुआ, कुछ पता चला? वो नहीं, चलो दादी पूछ बे थी, मैं घर पे थी, मुझे कुछ भी पता नहीं। अब आप क्या मांग कर रहे हैं, कैसा क्या चाहते हैं? से प्रार्थना कर रहा है, अच्छे वाले लोग किस बाहर ही थे। अब बताइए कि क्या हुआ था, कुछ आपको पता है क्या? मुझे तो घर पे था मैं, तो मुझे फोन आया था कि लोकेश गिर गया। नहा रहा था तो ऐसे ही उठ के चला आया, आके देखा तो वो बहुत नीचे था। उनने कुछ मम्मी और ये थी माई वगैरह जो सब, तो इनने साड़ी माड़ी से उसे निकालने की, साड़ी माड़ी बांध के उसमें गांठ बांध के निकालने की कोशिश की, पर नहीं निकल पाया। फिर लोकेश से बात करता रहा मैं, वो कह रहा चाचा खींच लो जल्दी। मैंने पकड़ ली रस्सी को, फिर रस्सी डाली, रस्सी पकड़ ली उसने, रस्सी को जैसे खींचा थोड़ी ऊपर आया था, फिर उसके बाद कुछ अड़ गया, उसमें फंस गया, तो इसकी वजह से वो नीचे फिर चला गया, उससे रस्सी छूट गई। लगभग करीबन उसके बाद में 15 मिनट और बात हुई उससे,
बोल रहा था, वो बात कर रहा था अच्छे से। और उसके बाद जो प्रशासन वगैरह सब इकट्ठी हुई, काम चल रहा है। तो क्या लगता है कि लापरवाही रहती है, इस तरह के गड्ढे खुले छोड़ दिए जाते हैं? अक्सर हम देखते हैं, अभी बैतूल में हुआ, छतरपुर में हुआ, फिर यहाँ हुआ। सर जो ऐसा करता है इसे एक बार ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए, फिर ऐसा करने वाले 10 बार सोचें। उसमें और तो और केसिंग भी निकाल ली, केसिंग भी नहीं है गड्ढे में। केसिंग होती तो जब केसिंग निकाल ली थी उसी वक्त उसे बंद करवा देता वो। हाँ, और इतना कुछ हो गया, अभी तक खेत का धनी नहीं आया यहाँ पे। खेत जिसका है वो अभी यहाँ नहीं आया, नहीं है, मौजूद नहीं है यहाँ पे। क्या मांग कर रहे हैं प्रशासन? बस यही मांग कर रहे हैं, लोग इस अच्छे भला सही सलामत हमारे तक पहुँच जाए बस। तो देखिए, तमाम जो महिलाएं हैं, लोग हैं, वो यहाँ पहुँचे हुए हैं और सबकी एक ही उम्मीद है कि लोकेश जो है वो सलामत बोरवेल से निकले। और ये कहीं ना कहीं इसे गंभीर लापरवाही उस किसान की मान रहे हैं जो यहाँ जिसने ये बोरवेल कराया और खुले में छोड़ दिया था। और हम भी लगातार ये दुआ करेंगे कि ये वक्त भले ही लगे लेकिन लोकेश जो है वो सुरक्षित बाहर निकले। कैमरामैन मौसम के साथ सैलिजी लटेरी। ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया। उनके पास सीधे चलते हैं और जानते हैं वहां चल क्या रहा है, कितना वक्त और लगना है। शैलेंद्र, इसके पहले बैतूल, छतरपुर या हमने छत्तीसगढ़ में राहुल का रेस्क्यू ऑपरेशन भी देखा था, काफी घंटे लग जाते हैं। भले ही समानांतर गड्ढा खोदना हो और फिर टनल बनाना हो, यह बहुत छोटी बात लगती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कितनी गहराई में फंसा हुआ है लोकेश, ये आपसे पहले जानना चाहेंगे। उसकी स्थिति क्या है, कैमरे में क्या कुछ नजर आ रहा है, और क्या उसने कुछ पानी या बातचीत करने की कोशिश उसके द्वारा की गई है? क्या जानकारी आपके पास है? देखिए, बिल्कुल पुनीत, सबसे पहले आपको मैं सीधी तस्वीरें दिखा देना चाहता हूं कि देखिए टनल जो बनाने का काम जो है वो लगातार जारी है। अब तक लगभग 30 फुट के लगभग ये गड्ढा जो है वो खोद लिया गया है और ये बताया जा रहा है कि 70 से 80 फीट की गहराई में जो बच्चा है वो फंसा हुआ है। और चूंकि ये लगातार टनल खोदी जा रही है तो आसपास जो है वो मिट्टी के ढेर लग गए, तो अब उस मिट्टी को हटाने के लिए 2 अतिरिक्त जेसीबी बुलाई गई है ताकि जो नीचे जेसीबी काम कर रही है वो जो मिट्टी है वो आसानी से ऊपर डाल सके। ये अनुमान है कि लगभग 50 फीट तक जो है वो इसी तरीके से जो खोदा जाएगा और उसके बाद जो है हार्ड सरफेस होने के चलते यहाँ पर हैमर का उपयोग किया जाएगा। तो तमाम जो इंतजाम हैं वो यहाँ किए गए हैं, जो आवश्यक उपकरण हैं वो यहाँ जुटा लिए गए हैं। लाइट की पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है क्योंकि कई बार ये देखने में आता है कि रात को अंधेरे में काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि पर्याप्त लाइटिंग की व्यवस्था भी यहाँ पर कर ली गई है। अगर जैसा कि आपने कहा कि बच्चे की स्थिति की, तो लगातार सीसीटीवी के माध्यम से और जो साउंड कैमरा डाला गया है उसके माध्यम से उस पर नज़र बनाई रखी जा रही। कलेक्टर विदिशा का साफ तौर पर कहना है कि मूवमेंट लगातार नज़र आ रही है। उसके परिजन भी यहाँ पहुँचे हुए हैं, गांव के तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो इंतजाम जो हैं वो सारे किए गए हैं। हालांकि वक्त अभी बहुत ज़्यादा लगने वाला है क्योंकि ऊपरी हिस्से में आप आसानी से जेसीबी से खुदाई कर लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं तो खुदाई करना और भी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में ये उम्मीद है कि अभी लगभग 4 से 5 घंटे का समय और लगेगा, उसके बाद जो है वो लोकेश तक पहुंचा जाएगा। तमाम जो अधिकारी हैं उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। आईजी भोपाल इरशाद वली अब से कुछ देर पहले ही यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और वह जो वरिष्ठ अधिकारी जो यहाँ पहले से मौजूद थे उनसे लगातार घटनाक्रम के बारे में जानकारी ले रहे हैं कि आखिर क्या स्थितियाँ हैं, किस तरीके से रेस्क्यू किया जा रहा है, सारी वो जानकारियाँ जुटा रहे हैं। एक बात महत्वपूर्ण ये है कि जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ, इस तरीके से उनके परिवार वाले बता रहे थे कि उसके बाद कुछ गांव के लोग और उनके घर के लोग यहाँ पहुंचे तो लोकेश से बात भी हो रही थी। लगभग 15 मिनट तक बात भी हुई। एक साड़ी जो है और रस्सी वो यहाँ पर डाली गई थी, उसके जरिए कहीं ना कहीं लोकेश को बाहर निकालने का प्रयास किया गया था। तो उनके चाचा का ये कहना है कि उसने रस्सी पकड़ भी ली थी, लेकिन रास्ते जो वो उसके ऊपर खींच रहे थे उसी दौरान कुछ हार्ड सरफेस आ जाने के चलते जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था और यही कारण है कि उसने फिर वहाँ से जो रस्सी और साड़ी डाली गई थी उसको छोड़ दिया। 15 मिनट तक उसके चाचा से उसकी बात भी हुई। तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर की गई हैं। एक एक घटनाक्रम पर नज़र बनाए रखी जा रही है। डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर मौजूद है ताकि
कि उसको किसी तरह की कोई ऑक्सीजन या अन्य चीज़ की ज़रूरत है उसको समय समय पर पूरा किया जाए। तो तमाम जो इंतजाम हैं वो किए जा रहे हैं। अब इंतजार है कि आगे किस तरीके से खुदाई है हो, क्योंकि ये माना जा रहा है कि आगे जो हार्ड सरफेस आ सकता है, यही कारण है कि वहाँ तो समय और लग जाने वाला। हार्ड सरफेस अगर आ जाती है तो फिर हैमरिंग जिसका आप जिक्र कर रहे थे वो एक परिस्थिति बन जाने वाली है, और अगर वो परिस्थिति बनती है तो उसमें समय भी अधिक लगता है। एक बात और, जब शैलेंद्र आप बात कर रहे थे, बच्चे के चाचा से बात कर रहे थे, उनका ये भी आरोप है कि जिसका बोरवेल जिसने खुला छोड़ दिया, केजिंग भी नहीं करवाई वहाँ पर, बोरवेल का धनी या बोरवेल का मालिक या खेत का मालिक जो है वो अभी तक नहीं पहुंचा। एक बड़ी बात है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अमूमन ऐसा होता है, हमने देखा दूसरी जगहों पर कि लोग बड़े दुखी हो जाते हैं कि ऐसी घटना उनके हो गए। ये क्या मामला है? क्या प्रशासन ने उस पर कुछ पकड़ना या कार्रवाई करने की बात कही? देखिए, अब से कुछ देर पहले ही यहाँ के जो स्थानीय प्रशासन है उनसे हमारी बात हुई है। वो साफ तौर पर अभी ये कह रहे हैं कि पहली प्राथमिकता जो है वो बच्चे को सकुशल बाहर निकालना है। ये किसका खेत है और कैसे क्या परिस्थितियाँ रहीं, क्यों ये बोरवेल खुला छोड़ा, इसके बारे में अभी प्रशासन बात नहीं कर रहा है। वो ये कह रहे हैं कि पहली प्राथमिकता जो है वो बच्चे को निकालने को लेकर, और यही कारण है कि सभी जो अधिकारी हैं वो जो है वो लगातार रेस्क्यू की टीम में जो कार्रवाई है उसको करने में लगे हुए। ये बात सही है कि उनके जो परिवार वाले सर किस तरीके से पूरा रेस्क्यू चल रहा है और क्या उम्मीद है कब तक ये पूरा? अभी इसमें लगी हुई है हमारी पूरी मशीनें काम कर रही है, और स्टेप बाय स्टेप अभी रैंप बना रहे हैं और 30 फीट करीबन हो चुका है, लेकिन वो बच्चा काफ़ी नीचे है अभी, तो अभी प्रयास पूरा जारी है। क्या लगता है कितना वक्त और लग जाएगा? क्योंकि लगेगा, अभी काफ़ी टाइम लगेगा। अभी आईजी इरशाद वली भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हाँ सर, बोलना पंप तो पंपिंग करना है। बस सर क्या स्थिति है अभी? क्या अभी रैम्प्स बन रहे हैं तो स्ट्रेटा के अनुसार जो है डिपेंड करेगा कि हमको कितना टाइम लगेगा, बट हम लोग होपफुल हैं कि 2-3 घंटे में हमें काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। ये बताया कि हार्ड सरफेस आ रहा है तो हैमरिंग भी करनी पड़ेगी। नहीं, वो तो देखिए ना, तो एविडेंट है कि हैमरिंग करनी पड़ेगी, बट हम लोगों ने उसका इंतजाम हैमर्स का भी किया हुआ है। दिक्कत उस संसाधन में नहीं आएगी, जो भी समय लगेगा उसको यूटिलाइज करके और पूरे एफर्ट के साथ रेस्क्यू करने का अच्छी तरह से प्लान किया। तो देखिए, जो तमाम अधिकारी हैं, चाहे संभागीय आयुक्त की बात करूँ या आईजी की बात करूँ, वो सभी ये कह रहे हैं कि संसाधनों की कमी नहीं आने दी जाएगी। सभी आवश्यक संसाधन जुटा लिए गए हैं, लेकिन जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो एहतियात के तौर पर आराम से खुदाई करनी पड़ेगी और उसको लेकर धीरे धीरे बच्चे की सुरक्षा का भी ध्यान रखना है। एक पहलू ये भी होता है कि ऐसे मामलों में लोगों की नाराजगी रहती है, और ऐसे में अगर खेत का मालिक पहुंच जाएगा तो शायद लोग उसके ऊपर ही हमलावर ना हो जाएं, गुस्से का शिकार ना हो जाए, इस बात का भी ध्यान रखा जाता है। बहुत शुक्रिया। मुख्यमंत्री ने इसको लेकर ट्वीट भी किया और लगातार उनकी नजर बनी हुई है। इधर खबर बैतूल से है, जहां के मुल्ताई थाना क्षेत्र के तहत एक दर्दनाक सड़क हादसा यहां पर पेश आया, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई। मुल्ताई के पारड सिंगा गांव के पास 2 मोटरसाइकिल आपस में टकरा गई, और ये टक्कर इतनी भीषण थी, इतनी ज्यादा तेज थी कि एक युवक और एक बुजुर्ग की तो गिरते ही मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल तीसरे युवक ने एम्बुलेंस में दम तोड़ दिया। तीनों के पास से कोई पहचान पत्र नहीं मिला है, इससे इनकी कोई शिनाख्त अभी नहीं हो पाई। गाड़ी के नंबर से शायद कुछ जानकारी निकलकर सामने आ पाए। पुलिस पहचान करने की कोशिश में लगी। वहीं भोपाल से बड़ी खबर बता दें। सबसे बड़ी खबर यह कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है, अलग अलग शहरों में 12 रोपवे बनाए जाने का ऐलान किया है। उज्जैन भी इसमें शामिल है। जो अलग अलग शहरों की हम बात कर रहे हैं, इसमें उज्जैन भी शामिल है। महाकाल दर्शन के लिए इसका इस्तेमाल श्रद्धालु कर पाएंगे। सरकार ने करोड़ों रुपए के बजट का इसको लेकर प्रावधान भी कर दिया है। और विधानसभा की बात कर लें तो विधानसभा की कार्यवाही में आज सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच फिर से कई मुद्दों पर तीखी बहस देखने को मिली। सदन में मुख्यमंत्री ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। बिजली, स्कूल जैसे मुद्दों पर विपक्ष ने भी सरकार को घेरा है। विधानसभा के बजट सत्र में कार्यवाही के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में नोक-झोंक देखने को मिली। सीएम शिवराज ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया और प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर कहा कि इसकी दुनिया में तारीफ हुई है।
कांग्रेस सरकार का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं पर अत्याचार हुआ। वहीं सीएम सरकार की उपलब्धियों को गिनवाते हुए नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के क्षेत्र में हुए काम का ब्यौरा भी देते नजर आए। सीएम ने विपक्ष को स्वस्थ आलोचना करने की नसीहत दी। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी को भगवान का अवतार बताया। उधर स्कूल और बिजली के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को घेरा। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि कई इलाकों में कहीं तार हैं तो बिजली नहीं और बिजली है तो तार नहीं। भोपाल में पानी के समूह में कनेक्शन दिए जाने को लेकर कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने भी सवाल उठाए। बल्क नहीं इंडिविजुअल कनेक्शन दिया जाएगा, लेकिन सरकार उसको तैयार नहीं है। इसलिए मैंने उनसे मांग की है कि आप इसको शीघ्र से शीघ्र इंडिविजुअल कनेक्शन सभी कॉलोनी हो, चाहे वो चूनाभट्टी की हो, चाहे भोपाल के अन्य क्षेत्रों की हो, जो आपने मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, जो महापौर है वर्तमान इनने घोषणा की थी, वो इंडिविजुअल कनेक्शन दिए जाए। वहीं सज्जन सिंह वर्मा ने सीएम राइज स्कूल्स को लेकर सवाल उठाए और इस पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब कांग्रेस ने 500 रुपए में गुरुजी की भर्ती की थी। स्कूल्स की बिल्डिंग और छत नहीं थी। आज शिक्षा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सज्जन सिंह वर्मा के सवालों का जवाब स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने देते हुए कहा कि सीएम राइज स्कूल्स के प्रचार प्रसार के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने कोई विज्ञापन नहीं दिया है। कांग्रेस के लोगों ने जो विषय उठाए हैं वो निराधार है, वो सत्यता से परे है। लेकिन बीजेपी विधायक उमाकांत जी ने जो सिरोंज का मामला देखिए, स्पेसिफिक एक जगह का विषय है, उसका हम परीक्षण करा रहे हैं। केवल वो स्थान का है कि भाई यहाँ बनना चाहिए, यहाँ बनना चाहिए, क्योंकि वहाँ वर्षों से पहले से स्कूल चलता है। उसी जगह हमने सर्वे किया है, लेकिन यदि उनकी आपत्ति तो उनका परीक्षण करके आगे निर्णय करने वाले हैं। विधानसभा चुनावों से पहले मध्य प्रदेश विधानसभा का ये अंतिम सत्र है। ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही सदन में जनता के मुद्दों पर अपनी बात रख रहे हैं। ग्वालियर में एक पति और 2 पत्नियों के बीच बंटवारे का मामला सुर्खियों में है। दरअसल ग्वालियर का एक शादीशुदा इंजीनियर हरियाणा के गुरुग्राम में दूसरी शादी रचाकर रह रहा था। तभी पति की तलाश में गुरुग्राम पहुंची पहली पत्नी को दूसरी शादी करने की जानकारी मिली, जिसके बाद मामला पहुंचा ग्वालियर के फैमिली कोर्ट में, जहां पर पहली पत्नी ने भरण पोषण का केस दायर करने की तैयारी की। लेकिन काउंसलर हरीश दीवान ने दोनों पत्नियों और पति को बुलाकर काउंसलिंग के जरिए अनोखा समझौता करा दिया। पति ने दोनों पत्नियों को गुरुग्राम में ही अलग अलग फ्लैट दिलवा दिए। साथ ही 3 दिन पति पहली पत्नी के साथ रहेगा, 3 दिन दूसरी पत्नी के साथ रहेगा। सैलरी भी आधी आधी बंटेगी। और इधर उमरिया के बांधवगढ़ से एक अच्छी तस्वीर कैमरे में कैद हुई, जिसमें शावक अटखेलियां करते हुए नजर आ रहे हैं। पर्यटकों ने शानदार तस्वीर को अपने कैमरे में कैद किया। जंगल सफारी के दौरान ताला जोन में यह नजारा दिखाई पड़ा। ये शावक मशहूर चक्रधरा वाली बाघिन के बताए जा रहे हैं। और आइए अब देखते हैं 25 सेकंड में खबरें। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर वेद प्रकाश वैद्य के निधन पर सीएम शिवराज ने ट्वीट कर जताया दुख। दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान और परिजनों को गहन दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। बुरहानपुर में पानी की किल्लत से परेशान महिलाएं पहुंची कलेक्ट्रेट। 1 महीने से पानी नहीं मिलने की सुनाई समस्या। पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं 100 से ज्यादा परिवार। उज्जैन में बारात में डीजे पर गाना बजाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद। बीच बचाव करने पहुंचे युवक की चाकू मारकर हत्या। राजधानी भोपाल में बूथ विस्तारक अभियान 2.0 का आगाज। अभियान में सीएम शिवराज हुए शामिल। और इसी के साथ एमपी अब तक के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।